पहली मोहब्बत का एहसास है तो, पहली मोहब्बत का एहसास है तो, बुझ के जो बुझ ना पाए वो प्यास है तो, तुमको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तो, मेरी जिंदगी है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मैं अपना घड़ी भूल गया हूं, 1 मिनट। तो वैदिक सभ्यता को लेकर हम आपके सामने आए हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता को ख़त्म किया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को कंटिन्यू देखें और मॉडर्न हिस्ट्री का विशेषण पूरा क्लियर हम कर चुके हैं, पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो उसको देखना आप ना भूलें, ठीक है। और ये वैदिक सभ्यता आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि चाहे वो BPS CPT हो, बिहार SI हो, UP SI हो, सेंट्रल वाला SSC हो, बिहार वाला SSC हो, बिहार सचिवालय हो, रेलवे हो, या फिर GK से संबंधित कोई भी परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे सेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहे। कोई भी चैनल, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही, कोई भी चैनल जो आप पढ़ते हैं, किसी चैनल से आप अगर रूबरू होते हैं या फिर कोई भी किताब, कोई भी बुक आप यूज़ करते हैं तो उसको आप कंटिन्यू रखें, उसको 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार देखें, तो आपको वो कहीं ना कहीं से क्लियर होगा। और हर चीज़, हर किताब, हर यूट्यूब चैनल कोई गलत नहीं पढ़ाता है, सब अपने अपने जगह पे सही है। तो आपको किसी एक चैनल को लेकर और उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम आपको प्रारंभ करते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। वैदिक सभ्यता आखिर है क्या, कैसे इसका जन्म हुआ, और क्या यह सिंधु सभ्यता से पहले इसका जन्म हो चुका था वैदिक सभ्यता का, या सिंधु घाटी सभ्यता का पहले जन्म हुआ, ये देखेंगे। देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक यह माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन है, ठीक है। और यह भी देखा जाता है कि वैदिक सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हो गई तब पता चला कि वह वैदिक सभ्यता ही नहीं, आपसे कह दे कि वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उससे भी ज़्यादा प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह देखने को मिला। और हम आपको बताते चले कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत से पहले यह जान लें, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नगरीय सभ्यता थी और यह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह देखने को मिलता है कि उल्टा क्रम देखने को मिलता है। पहले शहरी आया, उसका बाद ग्रामीण। शहरी आया, मान लीजिए कि अभी अगर हमारे पास 10 रुपया है तो 5 साल के बाद हमारे पास 20 रुपया होना चाहिए, चाहे 15 रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 10 है तो 5 साल के बाद हमको मेरे पास 2 रुपया बचे। तो ये उल्टा क्रम कहने का मतलब है कि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब शहरी थी तो यह जब वैदिक सभ्यता आया तो इसको और भी शहरा मतलब कि शहरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको उल्टा सभ्यता भी कहा जाता है। क्रमिक उल्टा सभ्यता नहीं कहा जाता है, क्रम जो है ये इसका उल्टा है, ठीक है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ था, जब ख़त्म हो गया, सभ्यता समाप्त हो गई लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसके बीच में बहुत सारा गैप देखने को मिला। 1700 से लेकर 200 साल तक का जो गैपिंग था वो, उसमें कोई सभ्यता का विकास या जन्म नहीं हुआ था। लेकिन 1500 1500 ईसा पूर्व 1500 BC तक जाते जाते एक सभ्यता का जन्म होता है जो वैदिक सभ्यता कहलाता है, ठीक है। और हम आपको यह बता दें कि यहाँ तक सही था। उसके बाद हम बता दें कि वैदिक सभ्यता पूर्णतः वेदों पर आश्रित है, वेदों पर आधारित है, ठीक है। वेद जो है वो हम आपको बताएंगे, वेद के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो वैदिक सभ्यता पूर्णतः वेदों पर आधारित है, तो वो हमने देखा, ठीक है, आधारित है वेदों पर। अगर हम बात करें वेद की रचना का, तो वेदों की रचना जो है वह 4 प्रकार से हुआ है। वेदों की अगर रचना की बात करें तो वेद की रचना 4 प्रकार से हुआ है। वह चारों प्रकार है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको यह बताते चले कि ऋग्वेद पर जो है, जो काल ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग है,
उस काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल एक ही चीज़ है, उसको हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहेंगे। कौन? जो ऋग्वेद पे आधारित है उसको कहेंगे। चलिए उसको हम ये कहेंगे। क्लियर? और अब देखिए, अब उसके बाद जो 3 वेद इधर बच गया, 3 वेद बच गया ना, कौन कौन बच गया? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों जिस पर आधारित है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे। क्लियर हो गया? वह काल जो ऋग्वेद पे आधारित है उसको कहेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। लेकिन बाकी का जो काल बच गया, जो उधर 3 ऋग्वेद और बच गया, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये तीनों जिस पर आधारित है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे। इसको हम देखते चले, ठीक है? उसको हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे, बाकी का जो 3 है। तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? देखिए उतना ही हम बताएंगे, डिटेल्स तो बहुत अंदर जाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उतना ही को हम पढ़ेंगे जितना हमको एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए अब देखिए, अब जो वैदिक काल है उसका समय क्या है। वैदिक काल का जो पीरियड है वह 1500 BC से लेकर 600 BC। लेकिन इतना ही नहीं, ये भी जो वैदिक काल है इसको 2 भाग में बांट दिया भाई। किसी भी चीज़ को अगर छोटा छोटा बांट देते हैं तो वो काफ़ी सुलभ और आसान हो जाता है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांट, पहले समय याद कर ले, वैदिक काल का समय कितना है? तो समय है 1500 BC से 600 BC। वैदिक काल का पीरियड कितना? 1500 BC से 600 BC। क्लियर? लेकिन इसको 2 भाग में और बांट दिया गया। वह 2 भाग कौन कौन है? एक तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC। सुन लीजिए, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसका समय की अगर हम बात करें तो समय कितना हो जाएगा? 1500 से 1000 BC। क्लियर? लेकिन उत्तर वैदिक की अगर हम बात करें तो 1000 से 600 BC है। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC माना जाता है। ठीक है? देखिए, वैदिक का मतलब वेद पर आधारित। वैदिक का मतलब क्या? वेद पर आधारित, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक का मतलब वेद पर आधारित। ठीक है? वैदिक काल वेद पर आधारित था पूर्णतः, और उसका अर्थ होता है वेद का ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान। ठीक है? अब वैदिक सभ्यता का जो निर्माण करता है वो आर्य थे। आर्य मतलब श्रेष्ठ, जातिगत रूप से नहीं। ठीक है? जातिगत रूप से नहीं, बुद्धिमत्ता के रूप से और कुशलता के को लेकर। ठीक है? तो वैदिक सभ्यता का अगर हम बात कर ले कि जन्मदाता की बात कर ले तो वो आर्य लोग थे। ठीक है? लेकिन आर्य का आगमन, अब लोग कहता है कि भाई आर्य तो था, ठीक है, लेकिन आर्य आया कहाँ से था? अपने आप तो सिंधु घाटी सभ्यता तो खत्म था, लेकिन आर्य आखिर आया कहाँ से? तो सारे विद्वानों का अलग अलग मत देखने को मिलता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि आर्य का आगमन जो है, मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया है, और इसी को काफ़ी इम्पोर्टेंट और इसी को सही माना गया है कि आर्यों का मुख्य रूप से आगमन से यही है, मध्य एशिया ही है। और आपसे कहते हैं डॉक्टर पूर्णानंद कहते हैं कि अल्पस पर्वत, यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मध्य। ठीक है? इसमें तो जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता मैप में कि यूरेशिया किधर है। यूरोप जो है, यूरोप और एशिया का मध्य का जो भाग है उसका कहना था डॉक्टर पूर्णानंद का, पूर्णानंद का, कि वहीं से ये आर्य लोग आए हैं। कहाँ से? यूरेशिया से, मतलब यूरोप और एशिया के मध्य भाग से आए हैं। ठीक है? चलिए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ना, हम मानवे नहीं करेंगे। वो आए हैं आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, मतलब कि नॉर्थ पूर्व, मतलब उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव है उधर से आए हैं। लेकिन बाल यही कहते हैं, गौरव है दयानंद सरस्वती जी की, हाँ ऐसा बात थोड़ी है, आपको कहने से है, वो तिब्बत क्षेत्र से आया है। सभी लोग का मतलब अलग अलग कहने का विचार है। ये कह रहा है कि इनको बाल गंगाधर की थोड़ा जानकारी हो, ये तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत क्षेत्र से आया है, इधर से नहीं आया है, आर्कटिक प्रदेश से। चलिए, अब हम कहते हैं, यह देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो वैदिक सभ्यता है पता कैसे चला। हमने तो देखा सिंधु घाटी सभ्यता में कि कैसे कैसे पता चला, सब कुछ देखा मैंने कि किस चीज़ से हमको पता चला सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके पहले हमने यह भी देखा कि किस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और इतिहास, इसका भी लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत, मतलब जो भी चीज़ था मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो हमने यह भी आपको बताया है कि
प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए जितना भी काल था इतिहास का, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में और इन तीनों में पुरातात्विक स्रोत तो था ही, लेकिन लिखित स्रोत भी देखने को मिलता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में एक ही को मिला खाली पुरातात्विक स्रोत, खोना उसको खोन खान करने के बाद जो मिला तो कहा कि ठीक है यहाँ तक ये है। आदि ऐतिहासिक काल में औधे याद, मतलब समझ रहे हैं, खुदाई वाला चीज़ तो मिला, लेकिन जो लिखित स्रोत था, पुरातात्विक स्रोत मिला, लेकिन जो लिखित वाला था वो ऐसा ना लिखले था कौन भाषा में कि आज तक पढ़ा नहीं गया है ना, आज तक कोई नहीं पढ़ा है उस चीज़ को, आदि ऐतिहासिक काल को। तो चलिए ठीक है, लेकिन जब ऐतिहासिक काल की बात आता है, जहाँ से हम लोगों को इतिहास पढ़ना है, वहाँ से देखा गया कि हमको लिखित स्रोत भी मौजूद है और पुरातात्विक जो स्रोत था वो भी मौजूद है, तो देखने को मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी, तो हमने बताया आपको उसके बारे में, सिंधु घाटी के बारे में। देखिए स्रोत है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों है, इसमें भी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों है। ठीक है, तो पुरातात्विक अब इसमें हम कह दें कि अगर हम बात कर ले कि जो भी इसमें मिला लिखित स्रोत वो किसी न किसी पुस्तक या ग्रंथ के माध्यम में हमको देखने को मिला। तो पुरातात्विक की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बोगाज कोई है। तो इस बोगाज कोई से जो है हमको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए अगर हम बात कर ले कि मध्य एशिया, ठीक है, तो मध्य एशिया जो है उसका समय अगर हम बात कर ले तो वो 1400 BC यह देखने को मिलता है। मध्य एशिया का जो समय है वो हमको 1400 BC, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि बोगाज कोई यह मध्य एशिया का है और वह 1400 BC का समय होता है जब इसके बारे में पूरा जानकारी मिलता है। और इसी बोगाज कोई से जो भारतीय कुछ भारतीय देवता थे उनके बारे में जानकारी देखने को मिलता है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इतना जो कुछ भारतीय देवता थे इनके बारे में जानकारी हमको देखने को मिलता है। कहाँ से? ये आपका बोगाज कोई से देखने को मिलता है। क्लियर? उसके साथ साथ ही मृदभांड भी मिलता है यहीं से। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात कर ले तो मृदभांड भी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। चलिए, और अगर हम बात करें अब साहित्यिक स्रोत में क्या मिला, साहित्यिक स्रोत में मिला क्या इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो अगर हम बात कर ले इसमें तो ऋग्वेद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे प्राचीन ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। यहाँ से हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है लिखित स्रोत के रूप में। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में। अब जानेंगे कि ऋग्वेद क्या है। ठीक है, अगर साहित्यिक आपसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में साहित्यिक स्रोत कौन सा ग्रंथ से कहाँ से मिला, तो ऋग्वेद कहेंगे। चारों वेद से मिला है, जिसमें कि अभी हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्राचीन है, आपको पता ही है। रचना ऋग्वेद को लिखा कौन है? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। ऋग्वेद का रचना किसने किया है? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। देखिए इसमें 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब मंत्र होता है। ठीक है, 1028 सूक्त है और 10 गो मंडल है। ठीक है, इसको पाठ या लेसन कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इसका ये प्रारंभ हुआ मंडल, 10 गो मंडल है ना, तो सबसे प्रारंभ में 2 से लेकर 7 गो मंडल का चर्चा हुआ, लिखा गया, और सबसे लास्ट में पहला और 10वां मंडल को लिखा गया। प्रश्न पूछ देता कि सबसे पहले प्रारंभ में कौन कौन मंडल लिखाया था? 2 से 7 गो मंडल पहले था और अंत में 1 तथा 10 मंडल को शामिल किया गया। ठीक है, अब हम बात कर ले कि गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन सा मंडल में है, तो तीसरा मंडल याद रखेंगे। और गायत्री मंत्र को लिखा कौन है, तो वह स्वामी कौन लिखे हैं? विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र को रचना करने का काम किया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कोना मंडल में है, तो तीसरा मंडल में, याद है। चलिए अब दशराज युद्ध की बात करें तो 7वां मंडल में देखने को मिलता है। दशराज जी युद्ध था क्या? 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें कि आर्ज और अनार्ज दोनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, साथ ही हम आपको बता दें कि राजा सुदास अकेले थे, उधर से 10 राजा और था। ये दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद राजा सुदास अकेले विजयी हो जाते हैं और उस सारा जो प्रतिद्वंदी उसका राजा था उसको हारना पड़ता है। और यह लड़ा गया था परूसनी नदी पर। ठीक है,
परुशनी नदी पर, जिसको अभी रावी नदी कहा जाता है, वहाँ पर यह दशरथ युद्ध का विशेष रूप से चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें कि राजा सुदास अकेले और उधर से 10 राजा, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, यह देखने को मिलता है। कहाँ पे? परुशनी नदी, रावी नदी जिसको कहते हैं। देखिए सोम समर्पित है 9वां मंडल में। सीधा प्रश्न पूछ देता है कि सोम समर्पित कहाँ है? ऋग्वेद के 9वां मंडल में। सब कुछ हम ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम पूर्णतः समर्पित किया गया है, और सोम जो है वो वनस्पति के देवता माने जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। कौन सा देवता? वनस्पति के देवता। और एक बार और, बहुत लोगों का कहना है कि सर कुछ एंजॉय करवाइए, तो पढ़ाई लिखाई में एंजॉय करने वाले, ठीक है, वैसा कुछ टॉपिक आता है तो आदमी बोलता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ में एंजॉय खोजिएगा तो वैसा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? हर चीज़ में अब एंजॉय खोजिएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो सोम को समर्पित है 9वां मंडल हमने बताया, और वनस्पति का देवता कहे जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई एक साध है, हमने भी सीखा है, हमारे जो गुरु लोग हैं उन लोगों का कहना है कि पढ़ाई लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप पढ़ने आए हैं तो, ठीक है। हंसी मजाक करके समय 24 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है लोगों को, और जब आपका रिजल्ट आपके सामने, आपका दोस्त को सिलेक्शन होता है, आप एंजॉय खोजते रह जाइएगा, आपका दोस्तवा सिलेक्शन लेके चल जाएगा और आप ऐसे ताकते रह जाइएगा। तो सब छोड़िए, जो आपको ज़रूरी का चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए, मूल रूप से काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, और इसी ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, जो कि 10वां मंडल में है। वर्ण कै गो? 4 गो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 गो वर्ण व्यवस्था यही ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो बताया आपको कि किस प्रकार वैदिक सभ्यता का समय कहाँ से प्रारंभ होता है, 1500 BC से आर्य प्रारंभ करता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता मतलब ग्रामीण थी, वेदों पर आधारित है। जो है यह वैदिक सभ्यता है। रचना इसका जो हुआ उसको 4 भागों में हुआ इसका रचना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमने बताया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे तो मूल रूप से पूरा तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आप लोग देख के निकल जाते हैं, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, ठीक है। हम यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।